हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आज की क्लास मॉडर्न हिस्ट्री से है और अब रेगुलरिटी मतलब नियमित रूप से क्लास ली जाएगी, जैसा कि इसके पहले अनियमित हो गई कुछ कंडीशन के कारण। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। आज की जो क्लास होगी वह मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आज जो क्लास लेने जा रहे हैं वह कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध में तीन कर्नाटक युद्ध हुए जो कि तीनों कर्नाटक में हुए, लेकिन तीनों कर्नाटक युद्ध का अलग अलग मुद्दा रहा है। तो जैसा कि आज जो पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्लियर? और इसका जो टाइम काल है 1746 से लेकर के 1748 तक। क्लियर? ये प्रथम कर्नाटक युद्ध है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आखिर प्रथम कर्नाटक युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं कि एक मैप के सहारे अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका भारत है। क्लियर? ये अफ्रीका, ये भारत, ये अरब। क्लियर? फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहां आपका ब्रिटेन है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेन भी भारत में आगमन हो चुका है, यूरोपियन का आगमन हो चुका है, मद्रास में छाए हुए हैं। क्लियर? और यहां पर एक आपको देश मिलेगा जिसका नाम है फ्रांस। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। इसकी राजधानी लंदन है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्लियर? और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो मैटर है, इसे याद रखिएगा, ये केवल ऑस्ट्रिया के लेकर के विवाद में, यानी ऑस्ट्रिया जो है ये है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। क्लियर? क्या है? वियना। और यह ऑस्ट्रिया आल्प्स पर्वत के पूर्वी श्रेणियों में आता है, यानी आप कह सकते हैं बसा है। क्लियर? और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ठीक है। उस समय यहां पर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया में एक राजा थे। ऑस्ट्रिया में एक राजा थे चार्ल्स सिक्स। क्या नाम था? चार्ल्स सिक्स। इनकी मृत्यु 1740 में हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? चार्ल्स सिक्स की मृत्यु हो गई। अब जब चार्ल्स सिक्स की मृत्यु हो जाती है तो कोई न कोई उत्तराधिकारी के रूप में होना चाहिए। तो भैया याद रखिएगा, उत्तराधिकारी के रूप में, यानी चार्ल्स सिक्स के उत्तराधिकारी के रूप में यह कुछ देश यह सोच रहे थे
कि चार्ल्स सिक्स की जो बेटी है जिसका नाम है मारिया थेरेसा, क्या नाम है, जिसका नाम है मारिया थेरेसा, चार्ल्स सिक्स की ये पुत्री है। और यह चार्ल्स सिक्स की जो पुत्री है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह चार्ल्स सिक्स, ध्यान दीजिएगा, इनकी जब मृत्यु होती इनके पास बेटे नहीं होते, यानी इनके पास बेटे थे ही नहीं, एक भी बेटे नहीं थे, केवल एक बेटी थी, इकलौती बेटी थी जिसका नाम मारिया थेरेसा था। वह मारिया थेरेसा इनके उत्तराधिकार के दावेदार थे, किसके, चार्ल्स सिक्स के। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, चार्ल्स सिक्स की बेटी के रूप में, एक ही बेटी के रूप में मारिया थेरेसा थी। और ये बताइए, अगर मारिया थेरेसा उत्तराधिकार के रूप में थी तो सब ये सोच रहे थे किसी दिन एक ऐसा दिन होगा इसकी शादी हो जाएगी, मारिया थेरेसा की शादी कर दी जाएगी, ये अपने घर चली जाएगी, तो इनका उत्तराधिकारी के रूप में क्या इनके दामाद ही देखेंगे क्या? क्योंकि यही आज भी, इसके पहले भी आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल परंपरा में चला है कि जिसके घर बेटी है, बेटे नहीं है, तो पड़ोसी हमेशा सेवा सत्कार के लिए जुटे रहेंगे, क्योंकि बेटी अपने घर चली जाएगी तो उनका हक कौन पाएगा, एक पड़ोसी ही पाएगा। तो सेम कंडीशन यही हुआ है ऑस्ट्रिया में, उत्तराधिकार को लेकर के भी हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के हुआ है। अब ये बात समझ में आ गई। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय जैसी चार्ल्स सिक्स की मृत्यु होती है 1740 में, ब्रिटेन सोचता है कि ये मारिया थेरेसा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के रूप में न बन पाए। और यही बात फ्रांस भी सोच रहा था कि मारिया थेरेसा उत्तराधिकारी के रूप में न बने पाए, तो आखिर ऐसा कौन सा बात रही होगी, जब अगर मारिया थेरेसा नहीं बनेगी कौन बनेगा? तो ब्रिटेन भी सोच रहा है कि कोई ऐसा करीबी जो मेरा मित्र टाइप हो उसी को बना दिया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि अपना भी ये एक नौकर साबित करेगा, साम्राज्य का विस्तार यहां पर करेगा। जमाना चाह रहा था, वही चीज फ्रांस भी चाह रहा था कि मेरा फ्रेंड जो है यहां पर अगर ऑस्ट्रिया में हो जाता तो शायद मेरी बात मानता और साम्राज्य मेरा विस्तार हो जाता। अब यही बात जो है दोनों में आपसी सामंजस्य ना होने की वजह से हुआ क्या, विवाद का कारण बना। और इसीलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध भी होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रथम कर्नाटक युद्ध को लेकर के हम जबरदस्त, आप ये समझिए, डीपली से डीपली एक भी फैक्ट छूटने ना पाए, आप इसे पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हुआ क्या 1740। और जैसे 1740 में मृत्यु होती है, 1742 तक, 1740 से 1742 तक क्लियर, ब्रिटेन और फ्रांस एक चुप्पी साध के बैठे हैं। ये खाली अभी प्लानिंग कर रहे हैं, काश कोई ऐसा खास मिल जाता कि हम ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार बैठा देते। और यही बात फ्रांस भी सोच रहा था कि काश कोई मिल जाता कि यहां पर हम उत्तराधिकारी के रूप में बैठा देते। क्लियर? तो यही बात याद रखिए, इसीलिए एक चुप्पी साध के वार कर रहे थे, एक यानी मौन होकर के काम कर रहे थे कि जैसे चार्ल्स सिक्स मरे हुए हैं, उनके उत्तराधिकारी के रूप में मारिया थेरेसा ना बैठने पाए। तो इसीलिए 1740 और 1742 को प्रथम साइलेंसियन
साइलेंसियन युद्ध के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध को, अगर यह पूछा जाए प्रथम कर्नाटक युद्ध को प्रथम साइलेंसियन युद्ध के नाम से जाना जा सकता है क्या? हाँ, जाना जा सकता है, क्योंकि प्रथम साइलेंसियन युद्ध जो है ये प्रथम कर्नाटक युद्ध से ही जुड़ा हुआ है। क्लियर? इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब भैया याद रखिएगा, यानी कि 1740 से लेकर के ये यहां पर ब्रिटेन और फ्रांस में खूब एकदम जबरदस्त धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। तनाव क्या था? केवल ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, कि ये फ्रांस सोच रहा था हमारा कोई करीबी होगा और ब्रिटेन सोच रहा था हमारा कोई करीबी होगा। ये बात तनाव बढ़ रही थी। हुआ क्या, 1740 से लेकर के धीरे धीरे ये बात यहां पहुंच गई। कहां? भारत पहुंच गई। ये बात जब भारत पहुंचती है तो ये 1746 तक में पहुंचती है भारत में, क्योंकि हम सबको यहीं से पढ़ना है 1746, यानी 1740 से स्टार्ट होती और ये 1746 में भारत पहुंचती है। ये बात ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, यहां पॉइंट क्या है इसे मिटा देते हैं। जब ये बात यहां पहुंच जाती है तो यहां मद्रास में, ये मद्रास है, जैसा कि आप जानते हैं मद्रास में अंग्रेजों का कब्जा है। क्लियर? किसका कब्जा है? अंग्रेजों का कब्जा है। और मद्रास में याद होगा कि मद्रास में अंग्रेजों द्वारा, मद्रास में अंग्रेजों द्वारा दुर्ग भी बनाया गया था। दुर्ग भी बनाए गए। अब इनके दुर्ग का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज फोर्ट। क्लियर? अब उसी समय याद रखिए फ्रेंड्स, यहां पर पांडिचेरी में, जिसे पुदुचेरी भी कहा जाता है, पांडिचेरी में याद होगा, यहां पर, यहां लिखते जा रहे हैं, पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया था। किसका कब्जा हो गया था? फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया था। अब फ्रेंड्स इस बात को ध्यान देना है, यहां पर जो मद्रास में अंग्रेजों का कब्जा है, उस समय यानी 1746 में, उस समय जब ये बात यहां पहुंचती है, उस समय मद्रास में ये अंग्रेजों का गवर्नर के रूप में निकोलस मार्स था। क्लियर? और फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था यहां पर पांडिचेरी में, उसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले। ठीक है, इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। इसे मिटा दें। अब सवाल उठता है, ये जो मुद्दा हो रहा है केवल ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर ही हो रहा है। ठीक है, आपको ये पता होगा कि ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन के चारों तरफ केवल जल ही जल है। क्या है? ब्रिटेन के चारों तरफ क्या है? जल ही जल है। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं, अगर जिसके पास जल ही जल होगा
तो वहां पर थल सेना की व्यवस्था तो नहीं बनाएगा ना, केवल जल पे चारों तरफ निगरानी करने के लिए पहले उस सैनिक कलेक्ट करेगा। इसका मतलब कि सेना, जल सेना, सॉरी नौसेना, नौसेना ये इनके पास जबरदस्त तैयार कर लिया था, मजबूती, शक्तिशाली हो गई थी। नौसेना शक्तिशाली बना लिए। अब शक्तिशाली क्यों बना लिए? क्योंकि याद होगा जब भारत में ये आते हैं तो शासन करने के लिए जबरदस्त आते हैं। यहां पर भारत में यहां तक किए थे कि भारतीयों का जो हथकरघा जैसा वर्ग था, काम था, उसे भी बंद करा दिए थे। याद होगा 1688 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी होती है, और उसी औद्योगिक क्रांति में, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी होती है, और उसी क्रांति के दौरान इन्हें क्या हो गया था? अच्छा खासा मुनाफा हो गया था। इनको अच्छा खासा जब मुनाफा हो गया तो ये जो मुनाफा में पैसा कमाए थे, ये सबसे ज्यादा किसमें निवेश किए थे? नौसेना बनाने में। सबसे ज्यादा या सबसे अधिक पैसा कहां लगाए थे? नौसेना में। क्लियर? यहां तक बात समझ गई? अच्छा ठीक है। अगर इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर जो ब्रिटेन में है इसके पास नौसेना सबसे शक्तिशाली हो गई। क्लियर? चलें, अब याद रखना है, अगर इसके पास तो ब्रिटेन की चारों तरफ जल ही जल है तो वह द्वीप ही होगा ही, एक जली द्वीप होगा, चारों तरफ जल ही है। तो भैया याद रखिए, अब ब्रिटेन के पास तो क्लियर हो गया कि इसके पास नौसेना जो है सबसे शक्तिशाली है। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब यहां पर औरंगजेब था 1707 में, यानी भारत में दिल्ली में 1707 में दिल्ली में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मतलब इसके पहले जब ये दिल्ली में था, औरंगजेब दिल्ली में था, तो पूरा क्या भारत देखता था, अच्छा से देखता था। अब जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती, यहां लिखेंगे 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहां पर भारत में दयनीय स्थिति हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद, औरंगजेब के बाद कोई ऐसा नहीं शक्तिशाली मुगल शासक आया कि जो भारत को अच्छे से कंट्रोल कर सके। इसीलिए औरंगजेब को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, औरंगजेब का अगर असली नेम देखा जाए तो मोहिनुद्दीन मोहम्मद, इनका फुल नेम जो था मोहिनुद्दीन मोहम्मद। और याद रखिए, जो ये औरंगजेब नाम पड़ा है, ये मुस्लिम वर्ग के सामान्य वर्ग जो व्यक्ति थे वही इनको केवल क्या कहते थे? औरंगजेब। जिसका उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ग में जो होता है विश्व विजेता हो तो उसको औरंगजेब कहा जाता है। क्लियर? तो ये उनका रियल औरंगजेब का नाम था मोहिनुद्दीन और मोहम्मद। क्लियर हो गया? ये नाम था। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती, हमने कहा कि अकबर के बाद, अकबर के बाद औरंगजेब दूसरा व्यक्ति था, दूसरा मुगल शासक था जिसका कार्यकाल
लंबा था, यानी इसके पहले औरंगजेब सॉरी अकबर का सबसे ज्यादा था, उसके बाद किसका था, औरंगजेब का। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यह औरंगजेब भारत में मुगल शासक के रूप में छठवें नंबर पर आते हैं, छठवें नंबर का शासक था। जैसा कि आप जानते होंगे औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां और मां का नाम मुमताज। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। सवाल ये नहीं है औरंगजेब को क्यों बताया गया, क्योंकि औरंगजेब जब जैसे ही मर जाता है 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब भारत में मुगल शक्ति कमजोर हो जाती है। और जब मुगल शक्ति कमजोर हो जाएगी एक तीसरा बंदा क्या करेगा, अपनी अलग अलग छवि बनाएगी, नहीं बनेगा। क्लियर, स्वाभाविक सी बात। और उसमें अगली क्वालिटी क्या होगी, अगली क्वालिटी ये होगी जो छोट मोट के शासक सूबेदार जैसे थे, अपने अपने प्रांत के एरिया के निजाम जैसे बने हुए थे, वो क्या होंगे, अपना नियम खुद चलाएंगे, अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, अपने नियम के अकॉर्डिंग अपना क्षेत्र चलाएंगे, उस शासक के रूप में बढ़िया चलाएंगे। तो इसका मतलब ये शक्तिशाली था। कौन था, औरंगजेब। ये बातें समझ में आ गई। तो अगर ये जब धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद कोई शक्तिशाली नहीं बना, तो एक समय ऐसा आएगा यहां चाहे बाहर से चाहे जहां से दखलंदाजी देगा, श्योर देगा, क्योंकि समझ गया कि यहां पर अब जो है शासक वो कमजोर हो चुके हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बात यह है कि फ्रांस भी सोच रहा है कि हमारा भी कोई अगर आदमी यहां बन जाता तो ठीक था, ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया में कोई बन जाएगा, इसका मतलब ऑस्ट्रिया का साम्राज्य विस्तार अच्छा हो जाएगा और हमारी बात को मानेगा। तो हुआ क्या कंडीशन, अब ये बात यहां जब 1746 में पहुंचती है, क्योंकि भारत की स्थिति तो एकदम दयनीय हो ही चुकी है, औरंगजेब के मरने के बाद स्थिति कमजोर हो ही चुकी है। और इसमें मद्रास में हमने बताया कि अंग्रेजों का कब्जा है, वहां पर निकोलस मार्श था, और पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले बैठा हुआ है। अब डुप्ले को ये पता हो गया है, इसको आभास है कि यहां अब हम क्या नाम है, यहां विवाद चल रहा है, यहां विवाद चल रहा है। किसके विवाद को लेकर, ऑस्ट्रिया को विवाद को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के यहां दोनों विवाद हो रहा है। कहीं ये बात यहां न आ जाए, अगर यहां आ गई तो दिक्कत बढ़ जाएगी हमारे लिए। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि डुप्ले को पता हो चुका था कि ब्रिटेन की नौसेना सबसे ज्यादा तगड़ी है, शक्तिशाली है, और अगर जहां ये नौसेना आ गई तो हमको क्या कर देंगे, मार डालेंगे। इसको भी डर बन गया। ठीक, अब कंडीशन उठता है कि डुप्ले ये जो डर बस क्या किया, निकोलस मार्श के पास पहुंच गया। निकोलस मार्श के बाद जैसे पहुंचता है, निकोलस मार्श से कहता है कि भाई देखिए, आपकी भी कंपनी यहां खुली है और मेरी भी कंपनी यहां खुली है, और आपका भी दुर्ग है, हमारा भी दुर्ग है, ऐसा क्यों न करें, हम दोनों पड़ोसी हैं, एक आराम से फैक्ट्री को चलाए। भाई हम सब व्यापार करने आए हैं, व्यापार करने आए तो व्यापार करें, आराम से करें, शांति का बना के माहौल चले, अब बाकी वहां जो अपना कर रहे हैं करें उत्तराधिकार के लिए। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक, हुआ क्या, इधर से ब्रिटेन से एक व्यक्ति बर्नेट नामक, कैप्टन बर्नेट, ब्रिटेन से एक व्यक्ति कैप्टन बर्नेट को भेजा जाता है। अब सवाल उठता है क्यों भेजा जाता है, इसलिए क्योंकि ये निकोलस मार्श की सहायता के लिए भेजा जाता है। ठीक, और ये बात याद रखिएगा,
जब डुप्ले निकोलस मार्स के पास गया और कहने लगा कि देखिए हम दोनों पड़ोसी हैं और हम दोनों ही व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं, यहां पर कुछ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उस समय निकोलस मार्स न हां बोला न ना बोला। जब ये सब नहीं बोला तो डुप्ले को ये लग गया कि इसका मतलब ना तो हां बोल रहा है ना तो नहीं बोल रहा है, तो तब ये घबरा गया, इसका मतलब ये मिलीजुली सरकार है। तो ये क्या किया, धीरे से कर्नाटक में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो कर्नाटक का उस समय सूबेदार था उसका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। अब अनवरुद्दीन किसका पुत्र था? दोस्त अली का। दोस्त अली का पुत्र था। कौन था? अनवरुद्दीन। इतनी बातें समझ में आ गई? अरे अनवरुद्दीन बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए, आपके अवध प्रांत का ही रहने वाला है अनवरुद्दीन, यही अवध प्रांत के रहने वाले थे। ठीक। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा कि यह अनवरुद्दीन, क्योंकि जब निकोलस मार्स न हा किया न ना किया तो डुप्ले किसके पास चला गया? कर्नाटक में चला गया। और जब कर्नाटक में गया तो वहां किससे मिला? अनवरुद्दीन से मिला। डुप्ले अनवरुद्दीन से मिला। क्लियर? अनवरुद्दीन से मिल गया, और जब अनवरुद्दीन से मिल जाएगा तो क्या होगा? क्लियर? ये बात कहने लगा, डुप्ले कहने लगा कि ऐसा है, देखिए जो आपका ये मद्रास वाला एरिया है, क्लियर, ये जो मद्रास वाला एरिया है ये आपके कब्जे में, आपके एरिया में आता है और इसकी निगरानी आप ही करते हैं, और प्रेजेंट टाइम आप सूबेदार हैं आपके। आप ऐसा ना करिए कि मतलब आप सबसे मना कर दीजिए, देखिए यहां पर झगड़ा लड़ाई मारपीट कुछ होना नहीं चाहिए, ये डुप्ले ने कह दिया। तो उस समय अनवरुद्दीन खुश हो गया, और खुश होने के बाद कहता है क्या? हाँ हाँ ठीक है, हमारे एरिया में कौन आएगा, ऐसे कोई हमारे एरिया में एंट्री कर सकता है? हमारे एरिया में कोई एंट्री नहीं कर सकता भाई, हमारा एरिया है, इसमें आके कौन दखलंदाजी जबरदस्ती करेगा? नहीं कर सकता ना, यही तो होता है। तो अनवरुद्दीन इस तरीके से सांत्वना दे दिया डुप्ले को। इत्तेफाक से क्या हुआ, जो ब्रिटेन से कैप्टन बर्नेट आया था, ये जो कैप्टन बर्नेट ब्रिटेन से आया था, ये निकोलस मार्स की सहायता के लिए आया था। और जैसे ये पहुंचा, कैप्टन बर्नेट पहुंचा, तब तक फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा को कब्जे में ले लिया, यानी कि लड़ाई शुरू। इधर ही बचा रहा है, डुप्ले बचा रहा है, लेकिन ये कैप्टन बर्नेट ने क्या किया, जहाजी बेड़ा को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर इसको कब्जा कर लेगा तो क्या डुप्ले छोड़ेगा? क्या डुप्ले नहीं छोड़ेगा। अब डुप्ले यही सोच रहा था कि हम शांति चाह रहे हैं, लेकिन आप सब मान नहीं रहे, कोई बात नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो चलिए फिर हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और याद रखिए फ्रेंड्स, अगर ब्रिटेन के पास नौसेना थी तो फ्रांस के पास उस समय तोपों की भरमार भी थी। डुप्ले के पास तोपे बहुत थे, इसका मतलब फ्रांस में तोप बहुत ज्यादा थे, और इसके पास, ब्रिटेन के पास नौसेना थी। ये तैयार हो गया, उसके बाद लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अब तैयार हो गया, इसके साथ कोई नहीं, इसके साथ कौन है? कैप्टन बर्नेट हो गए। किसके साथ? निकोलस मार्स के साथ। लेकिन फ्रांसीसी के साथ डुप्ले, फ्रांसीसी में डुप्ले अकेले पड़ रहा है। तो ये क्या किया, आपको याद होगा कि अफ्रीका है,
क्लियर। ये अफ्रीका है, अफ्रीका में यहां मेडागास्कर है। क्लियर। मेडागास्कर के ऊपर जाएंगे जैसे तुरंत मॉरिशस मिलेगा। क्या मिलेगा? मॉरिशस। क्लियर। तो फ्रेंड्स याद रखिए, अगर मॉरिशस मिलेगा तो आपको मेडागास्कर के नॉर्थ में, और ये अफ्रीका का पूर्वी तट है। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी यहां पर 1721 में कब्जा किए थे। जब फ्रांसीसियों का आगमन था तो फ्रांसीसियों द्वारा ये मॉरिशस भी कब्जा किया गया 1721 में। और यहां का जो गवर्नर था उस समय, जब ये डुप्ले था उस समय गवर्नर यहां पर कौन था? ला ब्रूडेन। ला ब्रूडेने मॉरिशस के गवर्नर था। ये आपका मॉरिशस है। क्लियर। ये मॉरिशस है। ला ब्रूडेने को, अब भाई ये फ्रांस का, ये भी फ्रांस का कब्जा है। अब भैया अगर फ्रांस का कब्जा है तो यहां डुप्ले भी तो उसका मित्र बनेगा कि नहीं बनेगा? डुप्ले ने क्या किया? एक खत भेजा। किसके पास भेजा? ला ब्रूडेने के पास भेजा कि जल्दी से जल्दी आप आ जाइए, आप भी फ्रांसीसी हैं और हमारे दोस्त हैं आप, ऐसा है आप चले आइए, मेरी सहायता है, करिए। तो डुप्ले किसको बुला लेता है? ला ब्रूडेन को, क्योंकि उधर से कौन सहायता करने आया था? कैप्टन बर्नेट, निकोलस मार्च की। अब इधर से ला ब्रूडेने जो है किसकी सहायता के लिए आता है? डुप्ले की सहायता। और जैसे डुप्ले पहुंचता है यहां पे, डुप्ले के पास पहुंचता है, डुप्ले यहां लिखते जाएंगे डुप्ले और मॉरिशस के गवर्नर, मॉरिशस के गवर्नर दोनों मिलकर मद्रास पर चढ़ाई कर दिए, और वो भी तोपों के साथ। क्लियर। तोपों के साथ चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई कर दिया तो इसका मतलब कब्जा तो हो ही जाएगा। कब्जा हो गया। अब यहां पर किसका कब्जा हो गया? फ्रांस का। इसे मिटा देते हैं। यहां पर किसका कब्जा हो गया? फ्रांस का। फ्रांस मतलब डुप्ले आ गया यहां पर। अगर फ्रांस का कब्जा हो गया तो डुप्ले आ गया यहां पर, और डुप्ले के साथ कौन हो गया? ला ब्रूडेने। अब आप देखिए, ला ब्रूडेने जब यहां पर आ गया, दोनों ये जीत गए और मद्रास को कब्जे में कर लिए। क्लियर। क्योंकि हमने इसके पहले बताया कि जब इनके पास आ गया, और इसके पहले कैप्टन बर्नेट ने क्या किया था? पांचेरी पर हमला कर दिया था, जहाजी बेड़ा को भी कब्जा कर लिया था। इसका मतलब यहां पर कौन हो गया? अंग्रेज हो गए। और यहां पर कौन हो गए? फ्रांसीसी हो गए। हुआ क्या कंडीशन? अब ये ला ब्रूडेने जो है, ला ब्रूडेने जो है, ये डुप्ले से कहता है, यह डुप्ले से कहता है कि यार ऐसा करते हैं, कुछ पैसा ले लेते हैं, मद्रास को छोड़ देते हैं, अंग्रेज के कब्जे में जाने देते हैं। ठीक है। इसका मतलब कि निकोलस मार्च से ये ला ब्रूडेने ने रिश्वत ले ली, और ला ब्रूडेने ने, याद रखना, 4 लाख पाउंड ले लिया। कितना ले लिया? 4 लाख पाउंड ले लिया। किससे ले लिया? निकोलस मार्च से। सौदा कर लिया, और 4 लाख पाउंड लेने के बाद ला ब्रूडेने मॉरिशस भाग आया। ये कहा मद्रास को हम छोड़ देंगे। लेकिन एक फ्रेंड्स, एक बात और याद रखिएगा, डुप्ले बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था। इतना होने के बावजूद भी कहा कि हम मद्रास को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन याद रखना, ये दगाबाज कर दिया।
कौन कर दिया? ला ब्रूडेने ने दगाबाजी कर दिया। और जब दगाबाजी कर दिया ये, तो अब तो डुप्ले अकेले पड़ गया ना। अब डुप्ले अकेले पड़ गया। अब क्या हुआ? जब डुप्ले अकेले पड़ गया तो उस समय फिर अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दिया किस पे? मद्रास पे। यानी अब ये फिर कब्जे में हो गया। किसके कब्जे में हो गया? अंग्रेज के कब्जे में हो गया। अंग्रेज के कब्जे में। इतनी बातें समझ में आ गई। क्योंकि अंग्रेजी मौका पाए फिर चढ़ाई कर दिए कि भाई ले लिए, मद्रास दे दिए, आप हट जाइए। ला ब्रूडेने ने 4 लाख पाउंड लेकर के खसक दिया मॉरिशस। अब हुआ क्या? जब डुप्ले अकेले पड़ा, जब डुप्ले अकेले पड़ गया, तब यह कर्नाटक की तरफ अनबरुद्दीन के पास पहुंचता है। और जैसे अनबरुद्दीन के पास पहुंचता है, अनबरुद्दीन से कहता है क्या कि आप हमारा साथ दीजिए। डुप्ले किससे कहता है? डुप्ले अनबरुद्दीन से कहता है। अनबरुद्दीन से कहता है। अब जब अनबरुद्दीन से कह दिया, किसने कहा? डुप्ले ने कह दिया कि आप मेरा साथ दीजिए, और अगर हम मद्रास में जीत जाएंगे और हम तोप चलाने चल रहे हैं, हम तोप पक्का चला देंगे मद्रास के ऊपर, क्योंकि अंग्रेज आ चुके हैं। और जब मद्रास के ऊपर हम चला देंगे और हम जब जीत जाएंगे, तो वह मद्रास तो कर्नाटक के कब्जे में था पहले, वह हम क्या करेंगे? मद्रास आपको सौंप देंगे। ये किसने कहा? डुप्ले ने कहा। डुप्ले ने कहा अनवरुद्दीन से कि याद रखिए, हम तोप चला देंगे मद्रास के ऊपर, और जब मद्रास के ऊपर तोप चला देंगे तो आप इसके पहले कर्नाटक आपके कब्जे, सॉरी मद्रास आपके कब्जे में था, हम आपको मद्रास रिटर्न कर देंगे, लेकिन मेरा आप साथ दीजिए। ठीक है। तब अनवरुद्दीन ने अपने बेटे को, बेटा मतलब महफूज, महफूज खान को भेज देता है। भेज दिया। जब महफूज खान को भेज दिया, इसका मतलब अब कौन हो गए? डुप्ले और महफूज, ये दोनों हो गए एक साथ। उसके बाद अंग्रेजों को फिर परास्त कर दिए। ये दोनों मिलकर मद्रास में अंग्रेजों को परास्त कर दिए। और जब अंग्रेजों को ये परास्त कर दिए, तो अब तो विजयी हो गए कि नहीं हुए? डुप्ले विजयी हो गया। इसका मतलब फिर किसका कब्जा हो गया? फ्रांसीसी का। फ्रांसीसी यानी डुप्ले, डुप्ले का कब्जा हो गया, और महफूज भी हो गए। ये दोनों कब्जे हो गए। अब देखिए, जब मद्रास के ऊपर तोप चलाने जा रहा था डुप्ले, तो अनवरुद्दीन से सहायता लिया था, और अनवरुद्दीन से कहा था कि ऐसा है कि जब हम मद्रास जीत जाएंगे तो हम आपको मद्रास आपको सौंप देंगे, केवल एक बार मुझे जीतने दीजिए। हम जीत गए क्योंकि कर्नाटक के बस में था मद्रास, और मद्रास को हम आपको रिटर्न कर देंगे। क्लियर? इस तरीके से बातें हुई। अब क्या मैटर उठता है? अब जब जीत गया मद्रास को डुप्ले ने, जब डुप्ले प्लस महफूज मद्रास को जीत लिए,
जब मद्रास को जीत लिए तो अनवरुद्दीन तो कहेगा ना, ऐसा है आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन आप मद्रास को जीत जाओगे उस दिन आप मुझे रिटर्न कर दोगे। इसका मतलब अनवरुद्दीन अब मांगना चाह रहा है, मद्रास को मांगना चाह रहा है, और मद्रास को डुप्ले अब नहीं देगा। बात से मुकर गया, और जैसी बात से मुकर गया तो मद्रास कहता है कि हम इतना मेहनत किए, तोप चलाए, हम क्यों दें, हम तो जीत गए हैं मद्रास को। तो डुप्ले मना कर दिया। डुप्ले ने अनवरुद्दीन के बेटे महफूज को मना कर दिया। और जब इनको मना कर दिया तब अब क्या होगा आप जानते हैं, अब लड़ाई फिक्स है। अब तक तो अंग्रेज और फ्रांसीसी का था, लेकिन अब महफूज और डुप्ले का होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसी बात को लेकर के जब महफूज मद्रास को मांगता है, किससे मांगता है, डुप्ले से मांगता है, और डुप्ले मना कर देता है। डुप्ले मना कर देता है। और जब डुप्ले मना कर दिया तो महफूज और डुप्ले के बीच में अडयार नदी के किनारे किस नदी के किनारे, अडयार नदी के किनारे और सेंट थोमे या संथामी नामक स्थान पर, सेंट थोमे या संथामी नामक स्थान पर अडयार नदी स्थान पर दोनों का युद्ध होता है। दोनों का युद्ध होता है किस नदी के किनारे, अडयार नदी के किनारे। और अडयार नदी एक ऐसी नदी है जो चेन्नई को बीचों बीच से निकलती है, चेन्नई में बीचों बीच से निकलती है। तो ये भी याद रखिएगा, चेन्नई को दो भागों में बांटती है। कौन सी नदी, अडयार नदी। क्लियर। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जब युद्ध हुआ सेंट थोमे और अडयार नदी के किनारे तो महफूज हार गया। महफूज हार गया, और जब हार गया तो क्या हुआ, फिर इसका मतलब मद्रास डुप्ले के कब्जे में बना हुआ है। क्लियर। और जब डुप्ले के कब्जे में बना हुआ है, क्लियर, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, तो एक संधि होती है, समझौता। एक संधि होती है, वह संधि होती है कनाडा के ब्रिटेन द्वीप नोआ प्रांत में होता है, जिसे ए ला सापल के नाम से जानते हैं। ए ला सापल के नाम से जानते हैं।
और फ्रेंड्स याद रखिए, यह संधि कनाडा के ब्रिटेन नहीं है, बेट्रेन, याद रखिए, ब्रिटेन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नोवा प्रांत, ए ला सापल के नाम से जानते हैं, यहीं पर संधि होती है। और इस संधि में एक ही बात कहेगी जबरदस्त कि भाई देखिए, समझौता कर लीजिए, जो जिसका जैसे पहले जहां अधिकार था, जिसका जहां दुर्ग था, अपने अपने दुर्ग पे चले जाइए। इस संधि के तहत समझौता हो गई। और ये बातें जब समझौता हो जाती है तो फ्रेंड्स याद रखिए, हुआ क्या कंडीशन, समझौता में एक पॉइंट है, अमेरिका में एक सेंट लुई है, क्लियर, क्या है, अमेरिका में एक सेंट लुई है। सेंट लुई नामक स्थान है, उसे क्या होता है, सेंट लुई नामक स्थान पे फ्रांस को छोड़ना पड़ता है, फ्रांस को छोड़ना पड़ता है। और ये तब जाके जो जिसका स्थान था, यानी मद्रास में अंग्रेजों का था, उसमें अंग्रेज आ गए इस संधि के तहत। अगर ये सेंट लुई स्थान ना छोड़ते तो शायद ये मैटर गंभीर बना रहता, क्लियर। तो याद रखना, इसमें अंग्रेजों का फिर हक हो जाता है और उसमें पांडिचेरी पे फिर कौन आ जाता है, फ्रांसीसी आ जाते हैं। इसका मतलब जो जैसे पहले था उसे उस स्थान पे पहुंचा दिया जाता है। किस संधि के तहत, ए ला सापल। अब ए ला सापल कहां है, ब्रिटेन दे कनाडा के, याद रखना नोवा प्रांत में, तो ठीक है। और यह संधि जो होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1748 में होती है, ईस्वी में होती है। अब परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि जो जैसे पहले था उसी तरीके से हो गया। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, बल शक्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, भाई किसके पास कौन ताकत है। और फ्रांसीसी डुप्ले भी ये समझ गया कि भारत के पास ढेर सारी संख्या हो, क्योंकि इधर महफूज भी ढेर सारी संख्या लेकर के लड़ाई करने गया, लेकिन तब भी डुप्ले ने हरा दिया। तो डुप्ले ये बात समझ गया कि भारत के पास कितने भी सैनिक होंगे लेकिन हमारे आगे फेल होंगे और भारत पे आसानी से कब्जा किया जा सकता है। उसकी मानसिकता दिन प्रतिदिन बदलती गई और राजनीति भी अच्छे से कर सकता था, ये मनोदशा डुप्ले की बदलती गई। तो फ्रेंड्स याद रखिए, हमने बताया कि 1740 से लेकर के 42 तक प्रथम साइलेंसियन युद्ध के नाम से जानते हैं, और इसी में दो, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक युद्ध के नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं द्वितीय, इसे भी जान लीजिए, द्वितीय साइलेंसियन युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे सन बोला जाता है 1744 से 1745 तक, क्लियर। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रथम साइलेंसियन युद्ध डिफेंस पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। और अगर आपसे जब भी पूछा जाए कि प्रथम साइलेंसियन युद्ध और द्वितीय साइलेंसियन युद्ध किस कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, तो वह है प्रथम कर्नाटक युद्ध। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ क्या, बस एक संधि के तहत जो जिस स्थान पे था उसी स्थान पे फिर आ गया। मद्रास में अंग्रेज थे और पांडिचेरी में फ्रांसीसी थे, सब अपने अपने स्थान पे आ गए मूल भाव में। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और कल की क्लास द्वितीय कर्नाटक युद्ध। थैंक यू फ्रेंड्स।